गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शेयर बाजारों के नियमन के लिए सेबी ने क्या क्या कदम उठाए कि भारत में जो शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें जो सेबी अपना क्या रोल निभाती है। इससे पहले हमने देखा था कि जो सेबी है उसके क्या क्या विभाग होते हैं। सेबी के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमने देखी थी और आज हम देखेंगे कि जो शेयर मार्केट है उसके नियमन के लिए सेबी क्या काम करती है। तो सेबी ने ऐसे तो कई कदम उठाए हैं। सबसे पहला है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका निरीक्षण करने का कार्य ये करती है। सेबी सेबी ने जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार किया है। देश के जो अधिकांश एक्सचेंजों का निरीक्षण किया जा चुका है। प्रत्येक मामले में सेबी की रिपोर्टें और उनमें दी गई सिफारिशें स्टॉक एक्सचेंज ने क्रियान्वित भी की है। नेक्स्ट आता है कि प्रविवरण को अधिक स्पष्ट करना। जो प्रोस्पेक्टस होता है उसको मोर क्लैरिटी इन प्रोस्पेक्टस। तो पूंजी निर्गमों के संदर्भ में सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए जो निर्गम यानी इशू के जो प्रोस्पेक्टस होते हैं यानी प्रविवरण होते हैं उनको समाचार पत्रों आवेदन पत्रों के साथ अधिक स्पष्ट करने के दिशा निर्देश जारी किए। अब प्रत्येक इशू जारी करने वाली कंपनी जो भी शेयर इशू करने वाली कंपनियां होती है उनकी व्यापारिक गतिविधियों का पूरा विवरण होना चाहिए। पहले के जो निर्गम है उसका विवरण, भावी योजनाएं उपलब्धियां जो आने वाली उसकी प्लानिंग है उसकी उपलब्धियां, जो वैल्यू है मूल्य एवं प्रीमियम निर्धारण का औचित्य, जोखिम तत्वों का स्पष्टीकरण आवश्यक कर दिया है। कंपनियों के समस्त निर्गम सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही तैयार किए गए प्रपत्र पर जारी किए जा रहे हैं। नए नियमों के अनुसार कभी भी यह पता चलने पर कि निर्गम जारी करने वाली कंपनी द्वारा विवरणिका में कुछ बातें छुपाई गई है। ठीक है, अब नए नियम कैसे हो गया कि मान लो कोई कंपनी है जिसने कोई तथ्य छुपाए हैं तो उन्हें निवेशकों को प्रतिभूति आवंटित करते समय स्पष्ट करना होगा तथा निवेशकों को यह छूट भी प्रदान करनी होगी कि नवीन जानकारी के आधार पर यदि वे अपनी पूंजी वापस लेना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ही प्रावधान कंपनी अधिनियम में भी होता है। उसमें इसके लिए अर्थदंड यानी फाइन भी है और सजा का प्रावधान भी है। किसी भी निर्गम यानी इशू जो होते हैं उसमें एक वांछित मात्रा में अधिक धन तथा एवं आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने की दशा में क्या होगा कि शेयरों का आवंटन सेबी के प्रतिनिधि की देखरेख में किया जाएगा। ठीक है, यानी जैसे कोई भी शेयर इशू करे और अधिक धन आ गया, आवेदन एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो उस दशा में क्या होगा, जो शेयर है उसका जो अलॉटमेंट होगा वो सेबी के प्रतिनिधि की देखरेख में होगा। ठीक, जो प्राथमिक बाजार होते हैं, प्राथमिक बाजार जिसमें नए शेयर इशू होते हैं, प्राथमिक बाजार में पूंजी निर्गम करने वाली जो कंपनी है उसको अब क्या है कि अपनी परियोजनाओं से संबंधित सभी आवश्यक तत्व और विशिष्ट जोखिम जो कारक हैं उसको बताना होगा, प्रकट करना होगा अपने इश्यूज में। कंपनी को प्रीमियम निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र करते हुए प्रीमियम के आकलन के आधार के बारे में बिना प्रकट करने संबंधी सुधार के विषय में प्रस्ताव विचाराधीन है अभी। नेक्स्ट आता है कि निर्गम जारीकर्ता जो कंपनियां हैं उनके द्वारा बिना ब्याज देयता वाली आवेदन राशि के उपयोग पर नियंत्रण रखने का कदम उठाया है सेबी ने। सेबी की पहल पर व्यावसायिक बैंकों ने स्टॉक इवेंट नामक योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर कौन सी योजना, स्टॉक इन्वेंट नामक यानी स्टॉक इन्वेंट, तो इस नाम की योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत निवेशकर्ता जो है उसके निर्गम के आवेदन पत्र के साथ बैंकों से क्रय किए गए स्टॉक इवेंट को लगाना होगा। ठीक है, जो निवेश करता है उसको आवेदन पत्र के साथ बैंकों से क्रय किए गए स्टॉक इवेंट को लगाना होगा। यदि निवेशकर्ता को शेयर डिबेंचर यानी शेयर ऋण पत्र आवंटित हो जाते हैं तो उतनी धनराशि स्टॉक इन्वेंट जारी करने वाले बैंक द्वारा संबंधित कंपनी के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। हस्तांतरण से पहले क्या होगा, उस पूंजी पर निवेशकों को एक निश्चित दर पर ब्याज प्राप्त होता रहता है। इस प्रक्रिया में जहां निवेशक को एक निश्चित दर पर ब्याज प्राप्त होता रहता है
इस प्रक्रिया में क्या होता है, जहाँ जो इन्वेस्टर है उसको अपनी पूंजी पर अंश आवंटित होने पर ब्याज प्राप्त होता रहता है। वहीं दूसरी ओर क्या होगा, जो अंश आवंटित न होने पर, अगर मान लो उसको अलॉटमेंट नहीं हुआ अंश, तो उसके धन की वापसी भी सुनिश्चित होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसका पैसा अटक जाए। लेकिन इसी कारण से अब कंपनियों को आवेदन राशि के रूप में वह धनराशि प्राप्त नहीं हो पाती, जो आवेदन पत्रों की प्राप्ति से लेकर शेयर आवंटित होने या न होने तक बिना ब्याज के दायित्व के प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, तो सेबी के आने से एक काम ये एक हुआ है कि जो भी शेयर के लिए एप्लीकेशन होता है तो उसका अमाउंट एक तरह से सेफ रहता है, वो उसको वापस मिल जाता है। कौन सी योजना थी? स्टॉक इन्वेंट योजना। अगला आता है कि अंश के मूल्य एवं प्रीमियम का निर्धारण। सेबी ने जो नए दिशा निर्देश के दिए हैं उनके अनुसार क्या है कि भारतीय कंपनियां अब अपने शेयर का मूल्य एवं उस पर लिए जाने वाले प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए अब स्वतंत्र है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि वह मूल्य व प्रीमियम सभी के लिए समान हो तथा इसकी जो सार्थकता है उसको सिद्ध किया गया हो। कंपनियों को दी इस स्वायत्तता यानी इस छूट के कारण ही यूरो निर्गम के मूल्यों को बाजार मूल्य से थोड़ा सा नीचा रखने से उन पर निवेश प्राप्त हो गया। ठीक है, तो मतलब कंपनी को छूट दे दी कि आप अपने शेयर का मूल्य रख सकते हैं, तो वो अपने कंपनी के शेयर का मूल्य थोड़ा सा कम रख देते हैं, जिससे क्या होता है, जो यूरोप के जो शेयर मार्केट है वहाँ के इन्वेस्टर यहाँ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। मर्चेंट बैंकर के लिए आचार संहिता। मर्चेंट बैंकिंग को सांविधिक रूप से सेबी के विनिमयकारी दायरे में लाया गया है। मर्चेंट को अब सेबी द्वारा प्राधिकृत किया है। उन्हें प्रस्तावित पूंजी पर्याप्तता मानकों का पालन करना होगा। मर्चेंट बैंकर को आचार संहिता जो भी सेबी के नियम कानून होते हैं उनकी अनुपालना करनी होगी, जिसमें निर्गमों के मूल्य और प्रीमियम का निर्धारण या प्रविवरण जो होता है प्रोस्पेक्टस, या निर्गमों के लिए जो प्रस्ताव पक्ष में प्रकटीकरण के संबंध में निवेशकों के प्रति अधिक उत्तरदायी इनको निर्देश दिए गए हैं। अगला आता है कि अभिगोपकों पर नियंत्रण। सेबी ने सार्वजनिक निर्गमों के अभिगोपकों को भी नियंत्रण में ले लिया है। जो अंडरराइटर्स होते हैं उसके रूप में कार्य, अभिगोपकों के रूप में या अंडरराइटर्स के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम परिसंपत्ति जो सीमा रखी है वो 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ सेबी ने सभी जो अंडरराइटर्स हैं उनको क्या चेतावनी दी है कि निर्गम के गैर अभिदत्त अनसब्सक्राइब्ड जो भाग के क्रय में इनका जो व्यक्तिक्रम पर उनके पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो सेबी की जानकारी में यह बात आई थी कि निर्गम के जो अभिगोपक हैं निर्गम के गैर अभिदत्त भाग को सामान्य निवेशकर्ताओं के लिए घोषित प्रीमियम से न्यून प्रीमियम पर दर पर संसाधनों की कमी की आड़ में खरीद लेते हैं, जबकि जो सिद्धांतिक बात है वो वे गैर अभिदत्त भाग को घोषित प्रीमियम पर ही क्रय कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, न्यून प्रीमियम दर पर खरीद लेते थे। और सेबी के अनुसार ये जो अभिगोपक हैं, जैसे मुख्य रूप से जो आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई तथा जो यूटीआई है आदि के निर्गम जारी करने वाली कंपनियों को बहुत बड़ी मात्रा में लॉन्ग टर्म के लोन भी देते हैं। इसलिए वे परियोजना को समय से पूरा होने में रुचि रखते हैं, लेकिन परियोजना को वित्तीय सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा घटी दर पर अंशों के क्रय से इनके द्वारा अभिगोपकों के रूप में किया गया परियोजना मूल्यांकन थोड़ा सस्पेक्ट होता है, यानी संदेहास्पद होता है। साथ ही सामान्य निवेशकों की दृष्टि से यह धोखाधड़ी भी मानी जाएगी। तो सेबी ने इस तरह की जो गतिविधियां थी उन पर रोक लगा दी है। और सेबी ने जो सभी स्टॉक एक्सचेंज है उनको क्या निर्देश दिए हैं कि ऐसे जो भी अभिगोपक हैं उनसे नया कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार ना करें जिन्होंने पूर्व में अपने अभिगोपक को
अभी गोपन आश्वासनों को पूरा ना किया हो उनसे दूसरा नया कॉन्टैक्ट ना करें। नेक्स्ट आता है कि शेयर दलालों पर नियंत्रण। जो सेबी है, जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 है, उसके अधीन क्या है कि जो मध्यस्थ होते हैं जैसे दलाल, उप दलाल आदि के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की व्यवस्था है इस अधिनियम में। पंजीकरण कुछ पात्रता मानकों जैसे पूंजी पर्याप्तता, आधार संरचना आदि के आधार पर होगी। तो जो देश में 1992 में एक प्रतिभूति घोटाला मुख्य रूप से शेयर दलालों की जो गलत गतिविधियां हैं उसी का परिणाम था। इस प्रकार की घटनाओं की दोबारा ना हो और निवेशकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी के मामले रोकने के लिए सेबी ने क्या करा, सेबी अपने सांविधिक अस्तित्व को प्रदान करने के बाद से ही जो इस प्रकार के अनेक प्रकार के सेबी ने दिशा निर्देश जारी किए और दलालों पर नियंत्रण करते हुए सेबी द्वारा 1992 में दलालों एवं उप दलालों के व्यवहार के कंट्रोल करने के लिए नियम और विनियम जारी किए। इनके जो रजिस्ट्रेशन है उसकी शर्तें सेबी को पंजीयन शुल्क का भुगतान, समुचित लेखों अभिलेखों का रखरखाव और अभिलेखों का सेबी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और दोषी पाए जाने पर जो भी उनका रजिस्ट्रेशन है उसको निलंबन या निरस्तीकरण के प्रावधान किए गए हैं। यानी शेयर दलालों पर भी कंट्रोल किया गया है। नेक्स्ट सेबी के आने पर जो कदम उठाए सेबी ने कि लेन देन की पारदर्शिता, कि सेबी के जो प्रावधानों की सफलता इस बात में भी है कि जो भी लेन देन होते हैं वो अब अधिक पारदर्शी हैं, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ गई है। सेबी ने इस के लिए क्या है, जो भी दलाल है उनको निर्देश दिए हैं कि ग्राहकों द्वारा क्रय की गई प्रतिभूतियाँ के जो अनुबंध पत्र में शेयर का मूल्य, दलाली की राशि अलग अलग दर्शाई जाए। तो सेबी ने जो भी स्टॉक एक्सचेंज को निर्देश दिए हैं वो दलालों को मतलब स्टॉक एक्सचेंज को क्या निर्देश दिए हैं कि वो जितने भी दलाल हैं उनको बाध्य करें कि वे ग्राहकों को धन को पृथक खाते में, अलग खाते में जमा करें और उनका कमीशन अलग खाते में दिखाया जाए। इसके साथ साथ जो भी प्रत्येक लेन देन है उसकी प्राप्तियां और भुगतान, दलाली की राशि का लेखा जोखा भी रखा जाए। यानी लेन देन में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है। नेक्स्ट जो है इसका कि अंतरंग व्यापार पर भी प्रतिबंध, यानी जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उस पर भी रोक लगाई। जो भारतीय पूंजी बाजार में कंपनियां खुद या उनके कर्मचारी प्राय क्या करते थे, अंतरंग व्यापार के द्वारा नियमित रूप से शेयर के जो मूल्य होते हैं उनमें हेराफेरी करते थे। इस प्रकार से जो अंतरंग व्यापार को रोकने के लिए सेबी ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अंतरंग व्यापार विनियमन 1992 को अधिसूचित कर दिया। यानी इस तरह के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वयं विनिमयकारी संगठन है, पूंजी बाजार के जो स्वस्थ विकास के स्वयं विनिमयकारी संगठनों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जो निकाय है वो अपने सदस्यों की गतिविधियों पर नियंत्रित करते हैं। सभी स्टॉक एक्सचेंज इसी प्रकार के संगठन होते हैं। लेकिन पिछला अनुभव रहा है कि जो प्रतिभूति घोटाले हैं वो क्या बताते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो जो इनके सदस्य होते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जैसे दलाल, दलाल, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, इनकी अवैधानिक जो भी इनकी गलत गतिविधियां होती है उसको रोकने में सक्षम नहीं रहे। तो अब इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किया जा रहा है और सेबी की पहल पर पूंजी बाजार के अन्य जो मध्यस्थ हैं उसके भी संघ गठित किए गए हैं। पारस्परिक नीतियों पर नियंत्रण लगाया है। सेबी को विभिन्न तरह की जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं उसके निरीक्षण के लिए अधिकृत है। ये निरीक्षण किए गए हैं और सेबी ने प्रत्येक जो भी निरीक्षण के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें जो भी अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड की जो विभिन्न तरह की कमियां हैं उसको बताया गया है और इन कमियों को दूर करने के लिए जो भी सुधारात्मक उपाय हैं वो किए गए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों पर नियंत्रण, जो सरकार की पहल पर सेबी ने जो भी विदेशी संस्थागत निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, निवेश न्यास, परिसंपत्तियाँ, प्रबंधन कंपनियाँ, संस्थागत जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं आदि को जो भी भारतीय पूंजी बाजार है उसमें जो भी एंट्री की अनुमति प्रदान की है। इसके अनुसार क्या हुआ कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है और निवेश की सीमा है, टैक्स का जो भी लॉ है आदि के बारे में दिशा निर्देश से भी जारी करता रहता है। ठीक है,
तो ये हुए शेयर बाजारों के नियमन के लिए सेबी द्वारा उठाए गए कदम। उम्मीद करता हूँ आप इसका रिवीजन करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।